आशा ने अपने बेटे आदित्य की शादी की तो उसके घर पहली बेटी पैदा हुई तो आशा ने उसे तलाक दिलवा कर आदित्य की दूसरी शादी कर दी और वहां भी उसकी बेटी पैदा हो गई। तो आशा ने उसे भी तलाक दिलवा दी और जब तीसरी शादी की तो आदित्य कहने लगा, माँ मैं अब अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और अगर बेटी हुई तो मुझे स्वीकार होगी। लेकिन फिर जब बेटी पैदा हुई तो आशा बहाने से उसे कचरे में फेंक आई और शोर मचा दिया कि बच्ची चोरी हो गई है। तो आदित्य माँ को लेकर सीसीटीवी रूम पहुंच गया और जब वहां रिकॉर्डिंग ऑन हुई तो आशा के ऊपर आसमान टूट पड़ा। जब बहू तो बहुत ढूंढ के लाई हो आशा, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी है। पड़ोसन ने आशा को बधाई देते हुए कहा तो आशा ने एक नजर स्टेज पर बैठी कनिका की ओर डाली, जो सच में उनके बेटे आदित्य के साथ बैठी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। हाँ बस बहू तो आ गई, अब भगवान जल्दी से मेरे बेटे आदित्य को एक बेटा दे दे, आखिर इतनी धन दौलत का कोई वारिस तो हो। आशा देवी ने शान से कहा तो पड़ोसन सर हिलाकर रह गई। विदाई हुई तो आशा देवी आदित्य की पत्नी को लेकर घर आ गई। उसे कमरे में भेजने से पहले आशा देवी ने शोर मचा दिया कि गोद भराई की रस्म करनी है। सभी इकट्ठा हो गए। परिवार का सबसे छोटा बच्चा नई बहू की गोद में डाला जाएगा। आशा ने ऐलान किया तो सब इधर उधर देखने लगे। आशा की नन की हाल में ही पोती हुई थी, प्यारी खूबसूरत और गोलमटोल सी पोती। उसकी माँ ने लपक कर वो नन्ही सी बच्ची कनिका की गोद में डाल दी। आशा एकदम हड़बड़ा गई, आय हाय हटाओ इस मनहूस को, क्यों मेरी बहू की गोद में डाल दी है, ये बेटियां तो बोझ होती हैं, मुझे तो पोता चाहिए पोता। गुस्से से कहते हुए आशा ने छोटी सी बच्ची को उठाकर परे धकेल दिया। सब लोग हक्का बक्का रह गए मगर कोई न कुछ नहीं बोला। आशा ने अपनी बहन के घर से एक छोटा सा लड़का उठाया और कनिका की गोद में बिठा दिया। रस्म तो हो गई मगर कनिका को चुप सी लग गई। कमरे में आते ही आदित्य ने महसूस किया कि कनिका कुछ खामोश सी है। मुंह दिखाई की अंगूठी उसे पहनाते हुए उसने पूछ भी लिया, आपकी माँ को पोता चाहिए लेकिन अगर हमारी बेटी हो गई तो? कनिका ने डरते डरते पूछा तो आदित्य जोर से हंस पड़ा। अभी तो हमारी शादी की पहली रात है और तुम्हें बच्चों की बातें करना याद आ रहा है। उसके इस अंदाज पर कनिका घबरा सी गई। आदित्य ने उसकी बात को कोई महत्व ही नहीं दिया था। शादी को एक सप्ताह ही गुजरा था कि आशा ने उठते बैठते वारिस चाहिए की तकरार शुरू कर दी थी। कनिका पहले तो झुंझलाई लेकिन फिर परेशान रहने लगी। खुद वो गरीब परिवार से संबंध रखती थी, माता पिता को भी न बताती कि सास ने दिन रात उसे परेशानी में डाल रखा है। करते करते 5 महीने गुजर गए। आखिरकार कनिका की भगवान ने सुन ली। एक दिन तबीयत खराब होने के कारण वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई तो उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हुई। वापस आकर उसने रिपोर्ट सास के हाथ में पकड़ा दी। ये क्या है बहू? आशा देवी ने अपने नए डाई किए हुए बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। माँ जी ये मेरी रिपोर्ट है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आशा देवी एकदम जैसे उछल पड़ी, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बस अब जल्दी से मुझे एक प्यारा सा पोता दे दो ताकि मेरा भी सर बिरादरी में ऊंचा हो सके। और देखो बेटी पैदा मत करना, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, मुझे बेटियां किसी बोझ की तरह लगती हैं। फालतू में पढ़ा लिखा कर लाखों रुपए उन पर बर्बाद करो और फिर लाखों का दहेज देकर दूसरे घर ब्याह दो, कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मुझे तो पोता ही चाहिए। रिपोर्ट वापस कनिका के हाथ में थमाते हुए आशा ने घमंड से कहा। वो बेचारी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। वो खुशखबरी उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। रात को आदित्य आया तो कनिका का परेशान चेहरा देखकर पूछा, माँ तो इतनी अच्छी खबर सुना रही हैं और तुम हो कि परेशान फिर रही हो, क्या हुआ है? आदित्य के पूछने की देर थी कि कनिका रोने लगी। आदित्य बेटा पैदा हो या बेटी इसमें मेरा तो कोई जोर नहीं, लेकिन माँ जी कहते हैं कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा ही होना चाहिए। अब भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आदित्य ने एक ठंडी सांस ली मगर कुछ न बोला। वो अपनी माँ से बहुत डरता था। कनिका से बिना कुछ बोले वो करवट लेकर सो गया और कनिका तो जैसे सूली पर लटक गई। वो कुछ महीने उसने उठते बैठते बस भगवान से यही प्रार्थना करते गुजारे कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा लड़का हो। हर बार जब वो कुछ डॉक्टर से चेकअप करवा कर आती तो आशा बेताबी से पूछती, क्या डॉक्टर ने बताया कि लड़का है लड़की? लड़का ही बताया है ना। मगर भगवान की करनी यूं थी कि डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड के बाद भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि लड़का है लड़की। कनिका को डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। वो बहुत घबराई हुई थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले पड़ोसन घर आई तो आशा को बधाई देकर कहने लगी कि बेटा आए या बेटी प्रार्थना करो बस माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। औरत की बात पर आशा बोल उठी, बहन मेरे घर पोती नहीं सिर्फ पोता ही आएगा, देख लेना। भगवान जानता है कि मुझे बेटियां पसंद नहीं, इसलिए मेरे घर कोई बेटी नहीं आने वाली। आशा की बात अभी मुंह में ही थी कि कनिका की तबीयत खराब होगी। आदित्य घर में ही था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। कनिका को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और आदित्य बाकी घर वालों के साथ बाहर टहलने लगा। आशा भी थोड़ी सी बेचैन थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब डॉक्टर ने बाहर आकर बताया,
बधाई हो, सेहतमंद बेटी पैदा हुई। आशा देवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। नफरत की तेज लहर उसके शरीर में जागी। जानबूझकर कनिका ने ऐसा किया है। उसने पहले मुझे नहीं बताया कि वो लड़की को जन्म देने वाली है कि नहीं। मैं बच्चे को गिरवा न दूं। ये सब कुछ कनिका ने मुझे अपमानित करने के लिए किया है। आशा अचानक भड़क उठी थी। आदित्य भी खामोश सा खड़ा था। अभी और इसी समय तलाक दी कनिका को। आशा लपक कर आदित्य के पास आई। वो हैरान रह गया। माँ, क्या हो गया है? कनिका अंदर ऑपरेशन थिएटर में है, आदित्य ने दबी दबी सी आवाज में कहा। मगर आशा गरज कर बोली, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ। मैं कनिका को ब्याह कर लाई थी। अब मैं ही कह रही हूँ कि उसे तलाक दो। ये बेटियों की लाइन लगा देगी। और मुझे पोता चाहिए, पोतिया नहीं। उसे तलाक दो वरना मैं तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगी। आशा की धमकी ने असर किया। आदित्य बुरी तरह से घबरा उठा। कनिका जो अंदर ऑपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से आंखें खोल कर देख रही थी, उसने आदित्य को अंदर आते देखा। वो डर रही थी कि न जाने आदित्य क्या कहेगा। आदित्य पास आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें पता था कि माँ को पोता चाहिए, मगर तुमने बेटी पैदा की है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाना। आदित्य की आवाज कनिका पर किसी बम की तरह गिरी। वो फटी फटी आंखों से आदित्य को देखने लगी, जो उस पर बम गिराकर कमरे से जा चुका था। आदित्य और उसके घर वालों ने बच्ची को उठाने की भी कोशिश ना की और उसे वहीं कनिका के पास ही छोड़ दिया। कनिका तड़पती और रोती रह गई। हाँ, आदित्य ने इतना एहसान जरूर किया कि अस्पताल के 3 दिन का बिल भर दिया था। कनिका को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो मजबूरन बेटी को लेकर अपने मायके वापस जा बैठी। दूसरी ओर आदित्य चुप सा हो गया था। उसे कनिका बहुत अच्छी लगती थी, मगर आशा के आदेश के आगे वो वहां पर नहीं मार सकता था। आशा ने कई दिन तक शोक मनाया। मोहल्ले में जो भी कोई मिलने आता तो वो उसे रो रो कर बताती कि कनिका ने जानबूझकर बेटी को जन्म दिया था, जिस पर उसने सजा के तौर पर उसे तलाक दिलवा दी है। कोई हामी भरता और कोई अफसोस से सर हिलाता हुआ वापस पलट जाता। अभी एक ही महीना गुजरा था कि एक दिन आदित्य ऑफिस से घर आया तो लाउंज में कुछ नए चेहरे बैठे थे। वो सब के सब मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग लग रहे थे। उनके बीच में एक सुंदर सी लड़की भी बैठी थी। लो, ये आ गया आदित्य, आशा ने प्यार से कहा और उसे अपने पास वहीं सोफे पर ही बिठा लिया। बातों बातों में आदित्य को पता चला कि माँ ने इन नए लोगों में आदित्य का रिश्ता तय कर दिया है। आदित्य को ना जाने क्यों बुरा सा लगा। उसे कनिका की याद आई, लेकिन आशा ने कौन सा उसकी मर्जी पूछी थी। लड़की वालों को आदित्य बहुत पसंद आया। आशा ने ये बात साफ छुपा ली थी कि आदित्य पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची भी हुई थी। बस उसने यही कहा कि कुछ समय पहले आदित्य की मंगनी हुई थी और फिर टूट गई। लड़की ने आदित्य से अकेले में बात की तो उसकी बातों और सुलझे अंदाज से वो आदित्य को वो अच्छी लगने लगी। अब तो आदित्य भी अपनी शादी का इंतजार करने लगा था। आशा ने इस बार जल्दी मचाई। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी के तमाम फंक्शंस करके वो अर्पिता को ब्याह कर ले आई। अर्पिता मॉडर्न सी लड़की थी। घर के कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। आशा ने ये सब भी स्वीकार कर लिया, लेकिन आते ही उसने अर्पिता को भी ये सुना दिया कि उसे बच्चे की सूरत में सिर्फ बेटा चाहिए। अरे आंटी, आप किस जमाने में जी रही हैं? लड़का हो या लड़की, ये सब आदमी पर निर्भर होता है। इसमें औरत कुछ नहीं कर सकती। अगर आप थोड़ी सी साइंस पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। अर्पिता ने वैसे तो मजाक में ही सही, लेकिन सास को जता दिया था। आशा को ये बात बहुत बुरी लगी। ये नई बहू तो बहुत ही मुंह फट है, उसने दिल ही दिल में सोचा और अर्पिता के हर काम में कीड़े निकालने लगी। आदित्य धीरे धीरे अर्पिता में दिलचस्पी लेने लगा था। दोनों बाहर घूमने जाते तो आशा मुंह बना लेती, और अगर कभी आदित्य अर्पिता के लिए कोई चीज ले आता तो आशा फौरन बीमारी का बहाना बनाकर लेट जाती। उसे बिल्कुल अच्छा न लगता कि आदित्य अर्पिता के करीब हो रहा है। आदित्य झुंझला जाता। आखिर उसकी माँ चाहती क्या थी? कुछ ही महीने गुजरे थे कि अर्पिता प्रेग्नेंट हो गई। अब की बार आशा फिर से बेटे के लिए कहने लगी थी। उसने फौरन से मार्केटों में जा जाकर लड़के वाले कपड़े लाना शुरू कर दिए। उस दिन अर्पिता की तबीयत बहुत खराब थी। वो किचन से अपने लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में जा रही थी जब आशा ने उसे आवाज दी, अर्पिता बेटा, ये कुछ चीजें हैं, अपने कमरे में ले जाकर रख दो। बच्चा पैदा हुआ तो उसको पहनाने में काम आएंगे। कपड़ों का एक बड़ा सा थैला आशा ने अर्पिता को हवाले किया। अर्पिता जल्दी से चीजें खोल खोल कर देखने लगी। वो सारी चीजें लड़कों के लिए थी। अर्पिता को थोड़ा अजीब लगा। माँ जी, आप तो सारी चीजें लड़कों वाली लाई हैं, लेकिन अगर लड़की हो गई तो? अर्पिता ने आम से अंदाज में कहा। लेकिन आशा एकदम उछल पड़ी। क्यों? डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया है? क्या ये लड़की है? अगर ऐसा है तो फौरन इस बच्चे को गिरवा दो, क्योंकि मुझे तो पोती नहीं चाहिए, पोता चाहिए। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बता दी थी। आशा की आवाज पर अर्पिता हैरान सी रह गई। ठीक उसी समय आदित्य भी अंदर से बाहर चला आया। कैसी बातें कर रही है माँ जी? 7वां महीना चल रहा है, अब मैं बच्चे को कैसे गिरा सकती हूँ? हाँ, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मेरे पेट में बेटा नहीं बल्कि बेटी है। तो फिर क्या करेंगी आप? अर्पिता ने जवाब दिया तो आशा एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना बड़ा धोखा, ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। एक बार फिर ये बेटी पैदा करके हमारे सर पर थोप देगी। ये लड़की तो कनिका से भी ज्यादा चालाक निकली, आशा ने कहा तो अर्पिता एकदम चौंकी। कौन कनिका? अब की बार आदित्य भी घबरा गया और तभी आशा चमक कर बोली, कनिका तेरी सौतन जो तुझसे पहले मैं ब्याह कर लाई थी, उसने भी बेटी पैदा करके हमारे सर पर थोप दी थी, इसलिए मैंने उसे वहीं अस्पताल में ही तलाक दिलवा दी। इस बच्ची को गिरा दो, नहीं तो अभी और इसी समय आदित्य में तलाक दे देगा। आशा ने कहा तो अर्पिता की आंखों में आंसू भरने लगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आदित्य पहले से शादीशुदा थे, लेकिन अगर ऐसा भी था भी तो मैं अपने बच्चों को नहीं गिराऊंगी। अगर आदित्य ने मुझे तलाक देनी है तो दे दे। अर्पिता को यकीन था कि आदित्य ऐसा कभी नहीं करेगा, मगर वो तो मिट्टी की मूर्त बनकर खड़ा था। आदित्य अभी और इसी समय इसको तलाक दे दे, नहीं तो मैं प्रॉपर्टी के कागजात ले आती हूँ और उन पर साइन करके इस घर से निकल जाऊंगी। आशा की आवाज में धमकी थी। आदित्य बेबस हो गया था। उसने एक नजर शानदार से घर पर डाली, जहां पर हर आराम और हर सहूलियत की चीज थी। उसकी नौकरी भी बस मामूली सी थी। असली रुपया पैसा तो जमीनों और दुकानों से आता था जो उसकी माँ के नाम थी। अगर वो इस घर से चला जाता तो हर हर से हाथ धोना पड़ता। उसने अर्पिता की तरफ देखा जो आके पहाड़े उसी को तक रही थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं वकील से बात कर लूंगा, आदित्य ने किसी मशीन की तरह अर्पिता से कहा, पलटकर कमरे में चला गया। अर्पिता फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखती रही। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन आशा ने हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो खामोशी से अपने माता पिता के घर चली गई। आखिर से ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। 3 महीने बाद उसने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। क्योंकि आदित्य को उससे भी कोई प्यार नहीं था, इसलिए दूसरी बार भी आदित्य की तलाक हो गई। आदित्य अब सुबह का गया, रात को घर लौटकर आता था, लेकिन 2 बार घर उजड़ने का असर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। लेकिन आशा पर इसका कोई असर नहीं था। वह ऐसे ही संतुष्ट दिखती थी जैसे उसके सर पर कोई पाप न हो। पोतियों से नफरत उसकी अब भी बनी हुई थी, लेकिन एक बार फिर उसने आदित्य के लिए नई पत्नी की तलाश शुरू कर दी। आज काम से जल्दी वापस आ जाना आदित्य, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है। आशा ने चाय का कप हाथ में उठाते हुए आदित्य को बताया। वो एकदम पलटा और बोला, कोई जरूरत नहीं माँ मेरे लिए लड़कियां देखने की। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं उसे छोड़ दूं। मैं इस तमाशे से तंग आ चुका हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझे कनिका भी अच्छी लगने लगी थी और अर्पिता से तो मुझे प्यार हो गया था, लेकिन आपने इन दोनों को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। अब मेरी जान छोड़ दें। आदित्य झुंझलाकर कहता हुआ घर से निकल गया। आशा तो जैसे तिलमिला उठी। बेवकूफ लड़का, औरतों की कौन सी कमी है? एक घर में जाओ तो 10-10 लड़कियां रिश्ते के इंतजार में कुंवारी बैठी हैं, और ये पागल बेटी पैदा करने वालियों के साथ ही बांधकर पूरी जिंदगी गुजार देना चाहता है। इसकी तो एक नहीं चलने दूंगी। आशा ने पक्का इरादा कर लिया था। वो आदित्य को बताए बगैर खुद ही रिश्ता देखने चली गई, मगर इस बार उसे लड़की पसंद नहीं आई। दिन महीनों में बदलते गए और आशा जितनी भी लड़कियां देखती उसे कोई पसंद नहीं आती, मगर वो इस बात से अनजान थी कि ऑफिस में आदित्य को एक लड़की पसंद आ चुकी थी और वो उसके साथ शादी करने के सपने देख रहा था। एक दिन आशा जब उसे एक लड़की की तस्वीर दिखा रही थी, वो फट पड़ा, माँ मैंने लड़की पसंद कर ली है, इस बार शादी में अपनी मर्जी से करूंगा। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम उसके घर रिश्ता देखने चलें। आदित्य ने कहा। आशा कुछ देर तो उसे देखती रही, लेकिन उसे अंदाजा था कि इस बार आदित्य कुछ गुस्से में है, इसलिए खामोशी से उसके साथ जाने पर तैयार हो गई। मेघना पढ़ी लिखी फैमिली से थी, मिडिल क्लास लोग थे। आशा को पसंद आ गए क्योंकि वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले न थे। आदित्य ने शायद लड़की को बता दिया था कि उसने पहले भी एक शादी की थी और वो असफल रही है। बहरहाल जल्दी शादी की तारीख तय हो गई और 1 सप्ताह बाद ही आदित्य की तीसरी पत्नी मेघना दुल्हन बनकर घर आ गई। आदित्य बहुत खुश था। आशा को लग रहा था जैसे अब आदित्य ने उसकी चिंता करनी छोड़ दी है। वो मेघना को लेकर खुद ही अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन गुजरे तो आशा को अंदाजा हुआ कि आदित्य और मेघना की आपस में बहुत बनती है। ये बात को एक आग ना बहा रही थी, इसलिए उसने बहाने से मेघना को अपने पास बिठाया और बोली, देखो बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी इच्छा का सम्मान करो, मुझे जल्दी से पोता चाहिए। एंजॉयमेंट के दिन तुम लोग बाद में गुजार लेना, अभी भी रोज घूमने फिरने निकल जाते हो, जरा बच्चा पैदा करने की तरफ ध्यान दो। मेघना खामोश हो गई, मगर आदित्य ने माँ की बात सुन ली थी। कुछ ही समय के बाद मेघना भी प्रेग्नेंट हो गई। आशा फिर किसी मक्खी की तरह आदित्य और मेघना के आसपास मंडराने लगी और बार बार यही बात कहती कि उसे पोती नहीं सिर्फ पोता ही चाहिए। कुछ दिन तो आदित्य खामोशी से सुनता रहा, मगर एक दिन जब आशा किसी बाबा से एक तावीज ले आई, ये लो मेघना, उसे अपने गले में पहन लो, इस तावीज में सिर्फ लड़का ही पैदा होता है, लड़कियां नहीं। आशा ने तावीज मेघना की ओर बढ़ाया तो वह हैरान रह गई। ये क्या बात कर रही हैं आप माँ, अब आप बाबाओं के पास भी जाने लगी हैं? आदित्य गुस्से में बोला तो आशा ने पलटकर एकदम से उसे घूरा।
ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे पोता चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। पहले 2 बार की तरह इस बार भी कभी कहीं बेटी ना हो जाए। आशा के स्वर में गुस्सा उभर आया। मेघना ने खामोशी से तावीज उनके हाथ से ले लिया। अचानक ही आदित्य बोला, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले माँ, इस बार भी अगर बेटी हुई तब भी मैं मेघना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बार बार अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। बेटी हुई तो वो भी मेरी बेटी है और मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगा। आदित्य तो इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया, मगर आशा पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लिया। कैसे स्वीकार कर लेगा बेटी को? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे घर में कोई पोती पले। पोता आया तो ये इस घर में रहेगी, वरना मैं इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें भी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। आशा ने अपना पुराना पैतरा आजमाया, मगर इस बार जैसे आदित्य ने कान ही बंद कर लिए थे। दिन सप्ताह में बदलते गए और सप्ताह महीनों में। पूरे 9 महीने मेघना की तबीयत खराब रही, लेकिन आखिरकार बच्चे के जन्म का दिन भी आ पहुंचा। आशा व्याकुलता से इंतजार कर रही थी कि मेघना बेटे के जन्म की खुशखबरी सुनाए, मगर अस्पताल के कॉरिडोर में टहलते जब डॉक्टर ने लाकर एक फिर नन्ही सी बेटी उसके हाथ में थमाई और कहा, बधाई हो, आप दादी बन गई हैं, चांद सी बेटी पैदा हुई है, तो आशा का जी चाहा बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दे। मुझे ये पोती नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कि पोता पैदा होना चाहिए, आशा ने गुस्से से कहा। मगर आदित्य ने आगे बढ़कर बेटी माँ के हाथ से ले ली। ये मेरी बेटी है माँ और मुझे ये स्वीकार है। अगर भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया तो उसकी मर्जी, वो बाद में मुझे बेटा भी देगा, लेकिन अभी तो उसने मेरे घर लक्ष्मी भेजी है। बेटी के माथे पर प्यार करते हुए आदित्य उसे लेकर अंदर कमरे में चला गया, जहाँ मेघना को शिफ्ट किया जा चुका था। आशा ने जलते भुनते दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। आदित्य प्यार से मेघना का हाथ थामे उससे बात कर रहा था। आशा पैर पटकते हुए घर वापस आ गई, लेकिन उसका खून खौल रहा था। वो किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। अब बात तो उसकी ईगो पर आ गई थी। मोहल्ले में जैसे ही औरतों को पता चलना शुरू हुआ तो आदित्य के यहाँ बेटी पैदा हुई है, वो सब बारी बारी आशा से मिलने आई। क्या हुआ बहन, 3 दिन शादियों के बाद भी भगवान ने तुम्हें पोता नहीं दिया तो क्या हार मान ली है तुमने? अब पोती को ही घर में पालोगी? अरे तुम क्या भूल गई कि बेटियां तो बोझ होती हैं? आशा की पड़ोसन आशा को छेड़ रही थी और आशा तिलमिलाकर रह गई। पड़ोसन को तो जैसे उसने भेज दिया, लेकिन उसने जो फैसला कर लिया था कि वो आदित्य की बेटी को इस घर में नहीं रहने देगी। आदित्य तो माँ से बिल्कुल बात करना बंद कर चुका था। वो आशा से बात ही ना करता। आशा ने उसे जायदाद से निकालने की धमकी दी तो उसने कहा कि हाँ निकाल दे, वो अपनी सैलरी में गुजारा कर लेगा। आशा को पता चल गया कि अभी पैतरा भी बेकार हो चुका है, इसलिए उसने एक दूसरा प्लान बना लिया। आदित्य की बच्ची को पैदा हुए 1 सप्ताह गुजर चुका था। एक दिन मौका पाकर आशा मेघना के कमरे में चली आई। आदित्य घर पर नहीं था और दवाइयां खाने की वजह से मेघना भी गहरी नींद में सो रही थी। नन्ही सी बच्ची झूले में थी। आशा ने चुपके से बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसने इस बात की व्यवस्था पहले ही कर ली थी कि इस घर में इस समय कोई और ना हो, और ऐसा ही था। आशा दबे पांव बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल गए। उसके अंदर नफरत भरी हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि बच्ची के कई टुकड़े कर दे। घर की पिछली तरफ एक बड़ी सी कचरा फेंकने की जगह थी। आशा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने चादर के नीचे से बच्ची को बाहर निकाला। वो नींद में थी। आशा ने एक नफरत भरी नजर उस पर डाली और बच्ची को कचरे के डिब्बे के अंदर उछाल दिया। बच्ची के शरीर को एक जोरदार झटका लगा और वो रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो खुद ही चुप कर गई। आशा कुछ पल तो उसे देखती रही। कचरा कुंडी के ऊपर मक्खियां मंडराना शुरू हो गई। दूर से ही कुत्तों की भौंकने की भी आवाजें आ रही थीं। आशा के होठों पर एक नफरत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। आज तो उसका काम हो ही गया। वो मुड़ी और आराम से चलती वापस अपने घर आ गई। थोड़ी देर के बाद मेघना जागी और झूले में बच्ची को ना पाकर वो बुरी तरह से घबरा गई। माँ जी, आपने मेरी बेटी को देखा है? वो मिल नहीं रही। वो घबराकर कमरे से बाहर निकली। आशा यूं बन गई जैसे वो कुछ जानती ही ना हो। उसने मेघना के साथ मिलकर घर का कोना कोना ढूंढा। मेघना बुरी तरह से घबरा गई थी और रोने लगी। उसने रोते रोते ही आदित्य को फोन कर डाला। वो जो ऑफिस में था परेशान हो उठा। 10 मिनट में ही वो घर पहुंच गया था, जहां मेघना का रो रोकर बुरा हाल था। घर में बच्ची का नामो निशान ही नहीं था। आशा भी खामोश खड़ी थी। कहाँ है बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? माँ, पता है मुझे क्या लगता है, आपने उसे मार डाला है। आदित्य को बच्ची के गायब होने का जैसे ही पता चला वो एकदम चिल्लाकर बोला। आशा ने घबराने की एक्टिंग की। मुझे क्या पता तुम्हारी बच्ची कहाँ है? वो साफ मुंह कर गई। मगर आदित्य माँ की हरकतों को जानता था। मुझे पता है आपको पोती नहीं चाहिए थी। क्या किया है आपने मेरी बेटी के साथ? आदित्य की आवाज गुस्से के मारे बैठने लगी, मगर आशा मानने को तैयार ही न थी कि उसने बच्ची को कहीं गुम किया है। वो बार बार यही कहती कि वो सो रही थी, शायद कोई आया होगा और बच्ची को उठाकर ले गया होगा।
आदित्य परेशान सा कमरे में इधर उधर टहलने लगा और तभी अचानक उसके दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने लपक कर माँ का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले गया। वहां सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आदित्य ने पूरे दिन की रिकॉर्डिंग चलानी शुरू कर दी। आशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने सारे नौकरों को तो छुट्टी दे दी थी, मगर सीसीटीवी कैमरे को तो वो भूल ही गई थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पानी पीने जा रही हूँ। आशा ने घबराकर निकलना चाहा, मगर आदित्य समझ गया था। उसने माँ का हाथ दबोच लिया। तभी कैमरे में आशा दिखाई दी, जो बच्ची को चादर में लपेटे घर से बाहर निकल रही थी। आदित्य का खून खौल उठा। कहाँ है मेरी बेटी? वो पलटकर माँ के ऊपर चीखा। आशा का दिल बुरी तरह से डर गया। मैंने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। न चाहते हुए सच उसके मुंह से निकल गया था। आदित्य ने आशा को एक जोरदार धक्का देकर वहीं फेंका और लपक कर घर से बाहर निकला। वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ कचरा पेटी की तरफ भागा। उसे बस यही डर था कि कहीं उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंच गया हो। कचरे के डिब्बे के पास पहुंचते उसके हाथ पैर फूल गए। सामने ही कुत्ते नन्हे से कंबल में लिपटी किसी चीज को घसीट रहे थे और बच्ची की रोने की आवाजें आ रही थी। आदित्य लपक कर आगे बढ़ा। उसने कुत्तों को भगा डाला। सौभाग्य था कि कुत्तों ने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो सुरक्षित थी, सिर्फ कंबल ही फटा था। आदित्य बच्ची को सीने से लिपटाया तेजी से घर वापस दौड़ा। जहां आशा अपने हाथ मसल रही थी, उसने आदित्य से बहुत माफी मांगने की कोशिश की, मगर उसी पल आदित्य मेघना का हाथ थामे घर से निकल गया। मेघना को उसके घर वालों ने इतना सोना दिया था कि वो अपने रहने की व्यवस्था कर सकते थे, और आशा अपने नौकरों से भरे घर में अकेली रह गई। उसे दौरे पड़ने लगे थे। वो अकेलेपन से घबराकर आदित्य को याद करती। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि वो कनिका, अर्पिता और उनकी बेटियों को भी याद करके आवाजें देने लगती। तबीयत और बिगड़ी तो वो इस काबिल भी न रही कि उठकर पानी भी पी सकती। ऐसे में वो रो रोकर भगवान से क्षमा मांगती कि अगर वो पोतियां इस समय आसपास होती तो शायद उसे पानी का गिलास तो दे ही देती। लेकिन अपनी नफरत के कारण वो आज इस हालत पर पहुंची थी कि अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें।